नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता मैदान में उतर चुके हैं। महाराज महाप्रचार करते हुए मैदान में नजर आ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही अभी मैदान में नहीं उतरी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मायावती महाजीत का दावा जरूर कर रही हैं। अब ऐसे में आखिर सवाल ये कि आखिर जनता किसको वोट से चोट देगी और किसको मजबूत करने का काम करेगी। तो महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ को भी भली भांति पता है कि यूपी में जीत का रास्ता साफ नहीं है। शायद यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा में कम से कम 2 जनसभाएं कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री सियासी पिच पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी सियासी मैच में कोई भी गलती करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अखिलेश को यह पता है कि एक नो बॉल और कितनी भारी पड़ सकती है। तो अखिलेश यादव लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगे हुए हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हर विधानसभा का सियासी समीकरण पहले समझाते हैं। तो ये मझवा का सियासी समीकरण जो है, दलित वोटर 60,000 हैं, सबसे ज्यादा यहां पर दलित वोटर, और इसके साथ ही यादव वोटर 40,000 हैं। मझवा सीट की हम बात कर रहे हैं, मझवा विधानसभा सीट की। ब्राह्मण वोटर 30,000 है, ये संख्या थोड़ी कम है। ओबीसी वोटर 50,000, जिसमें कुर्मी, नोनिया, अन्य तमाम जो है वोटर आते हैं, और मुस्लिम वोटर 25,000 है। तो यहां पर क्षत्रिय वोटर 20,000 है, वैश्य वोटर 15,000 है। इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो समीकरण है, जातीय समीकरण, वो अन्य वोटर की अगर हम बात करें 30,000 है, जिसमें कायस्थ, गुर्जर, जाट और त्यागी आते हैं। ये मझवा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण है। अब कुंदरकी को समझिए, 2,25,000 मुस्लिम मतदाता हैं कुंदरकी में, और एससी मतदाता 65,000 हैं। वहीं क्षत्रिय मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 30,000 हैं। सैनी मतदाता 30,000 हैं। कुंदरकी विधानसभा सीट के अंदर 20,000 लोधी और राजदूत मतदाता हैं। यादव मतदाता 15,000 हैं, तो सबसे कम यादव मतदाता हैं। और कटहरी सीट की अगर हम बात करें तो एससी 95,000, सबसे अधिक मतदाता। ब्राह्मण वोटर 50,000। और अब आपको अलीगढ़ के खैर लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोगों के बीच में मौजूद हैं वो। प्रमोद, इस वक्त अगर हम उपचुनाव की सरगर्मियों की बात करते, किस तरह से सियासी समीकरण है, लोगों के बीच क्या माहौल है, जानकारी दें। देखिए, खैर विधानसभा पर बाई इलेक्शन होना है और इस इलेक्शन पर सभी पार्टियां दमखल के साथ लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखल के साथ जुटी हुई है, उधर समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखल के साथ इस चुनाव पर, यानी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसी बाई इलेक्शन से आगे का जो रास्ता है वो तय हो पाएगा। और इस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा पर सभाएं कर रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभाएं कर रहे हैं। और देखिए, खैर विधानसभा में मैं आपको बता दूं, ये जाट बाहुल्य इलाका कहा जाता है, यानी इस ये जो खैर विधानसभा है, इस पर सबसे ज्यादा जाट वोटर है, और इसके अलावा फिर वैश्य समाज भी है, उधर और भी समाज है। तो सबसे ज्यादा जो तादाद है वो जाटों की है, और ऐसे में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ का इतिहास रहा है, 20 वर्ष का मैं इतिहास जनरल बता दूं कि 2 बार यहाँ आरएलडी के विधायक रहे और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। तो निश्चित ही तौर पर ये जो सीट है, भले ही हालांकि ये कहना मुश्किल होगा कि किसके खाते में जाएगी, मगर कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए पॉजिटिव साबित होता हुआ नजर आ रहा है। उधर देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो सुरेंद्र दिलेर को प्रत्याशी बनाया गया है, इनकी सबसे खास बात यह है कि इनका पॉलिटिकल इतिहास है, यानी इनके जो दादा थे वो 4 बार सांसद रहे थे, इनके पिता अलीगढ़ से इगलास विधानसभा है वहां से विधायक रहे। इसके अलावा जो इनके
पिताजी हाथरस से सांसद रहे थे और सांसद रहते हुए वो एक्सपायर कर गए थे, तो निश्चित तौर पर सुरेंद्र दिलेर के प्रति जो लोगों की भावना है वो जुड़ी हुई है, चूंकि सिंपैथी एक किसी के बाप के जाने के बाद लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो इसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं सुरेंद्र दिलेर को फायदा मिलेगा। देखिए, आज अलीगढ़ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक सभा को संबोधित करने के लिए आ रहा है, और देखिए तस्वीर भी आप ये देख रहे होंगे कि सभा स्थल पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनसे कि बाई इलेक्शन हो रहा है, किस और ये वोट कास्ट करेंगे। ये बताइए, खैर विधानसभा पर चुनाव हो रहा है, आप लोग कैसे देखते हैं, क्या रहेगा? खैर विधानसभा पर उपचुनाव है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सही होगा। किसको वोट देंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देश के सबसे जिसको वोट भर के देंगे उसी को दे देंगे हम। तो, और भी कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, बच्चियां हैं, इनसे जानेंगे, तो जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, यहाँ उपचुनाव है, तो इस चुनाव पर क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कास्ट करेंगे, वोट किसको देंगे? बीजेपी। क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी है, तो ये असर नहीं डालेगी महंगाई इस चुनाव पर? हाँ सर, तो डालेगी, ऐसी बात नहीं, डालना भी चाहिए नहीं, महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो आप वोट किसको देंगी? बीजेपी को। और समाजवादी पार्टी से चारू कैन? जो हमारे समाज पार्टियां हैं वो 3 लोग हाँ, देखिए, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत लगातार करूंगा, जानूंगा कि आखिर लोगों का जो वोट कास्ट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट कास्ट करेंगे, और ऐसे में क्या। अहमद जी, ये बताइए, खैर में विधानसभा उपचुनाव है, इस चुनाव पर क्या मुद्दे हावी रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप लोग वोट कास्ट करेंगे? शर्मा जी निश्चित रूप से एक भाजपा ने युवा प्रत्याशी दिया है, निश्चित रूप से हम लोग यही चाहेंगे, युवाओं का ये सोचें, युवा का उत्थान करें और युवाओं को लेकर शिक्षा और जो सामाजिक रूप से सड़कों का ध्यान रखते हुए आगे का कार्य करें, ऐसा हम चाहें। लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, जैसे महंगाई है और खैर कौन सी महंगाई की बात करें? अगर यदि आप महंगाई की बात करते हो तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई महंगाई नहीं दिखाई देती। महंगाई आप आज से 10 साल पहले जाएं, करेंसी क्या थी आज क्या है, तो महंगाई, मुझे नहीं लगता कि महंगाई कोई मुद्दा है। और सुरेंद्र दिलेर जी तो लगातार जिस तरह से लोगों के द्वारा तमाम जो है मुद्दे बताए जा रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दा इस बार के उपचुनाव में वो देख रहे हैं, किस तरह का विधायक को चुनना चाहते हैं, ये 23 नवंबर को तस्वीर साफ होगी जब 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रमोद बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार आपको बता दें कि तमाम सीटों के लिए उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का जो दौर है वो जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से जिम्मेदारी उपचुनाव को लिया है अपने कंधों पर और इसकी जिम्मेदारी जो ली है उसको लेकर वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। अब आपको एक बार फिर से जो जातीय समीकरण है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि किस तरह से किस सीट पर जातीय समीकरण हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने कुंदरकी की हम बात कर रहे थे, कुंदरकी में जिस तरह से तमाम जो वोटर्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं जातीय समीकरण को लेकर। तो खैर का सबसे पहले आप समझ लीजिए, खैर में जातीय समीकरण अगर हम बात करें तो 1,15,000 जाट वोटर हैं खैर में, और इसके साथ ही तमाम जो वोटर्स हैं उनमें अगर हम जाटों की बात करते हैं तो 70,000 हैं, ब्राह्मण वोटर 60,000 हैं, इसके साथ ही 35,000 क्षेत्रीय वोटर हैं, तो वैश्य वोटर 35,000 हैं और सूर्यवंशी 30,000 हैं। इस तरह से यहाँ का ये जातीय समीकरण जो है वो अन्य एससी जो हैं वो 25,000 वोटर हैं, मुस्लिम वोटर 30,000 हैं खैर विधानसभा सीट में, मझवा सीट में 60,000, दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं, यादव वोटर 40,000 हैं।
और इस वक्त संवाददाता अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। अनिल, अगर हम गाजियाबाद सीट की बात करते हैं तो किस तरह से इस वक्त उपचुनाव के इस रण में जनता के बीच झुकाव क्या नजर आ रहा है? और चूंकि कांग्रेस और कांग्रेस तो हालांकि इस चुनावी मैदान में नहीं है जो कि सपा को सपोर्ट कर रही है, तो सपा, बीजेपी और बसपा के बीच में किस तरह का चुनावी मुकाबला देखा जा रहा है? देखिए, इस बार जो मुकाबला रहने वाला है वो तगड़ा मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि सपा और बीजेपी के बीच ये मुकाबला। हालांकि बीजेपी इस पर जो है काफी झर मार रही है। जो लोगों ने ज्यादातर बीजेपी को ही समर्थन पहले से किया है, पर इस बार जो मुकाबला है कड़ा बताया जा रहा है। सिंह राज जो है सपा के कैंडिडेट चुने गए हैं और संजीव शर्मा जो है बीजेपी से जो है चुने गए हैं, और शहरी सीट पर ये चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। और इसको लेकर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं। सभी पार्टियों की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। चाहे अखिलेश यादव भी पहले यहाँ सभा कर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अब तीसरी बार आने जा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं अभी एक दिन पहले ही उन्होंने जो है यहाँ पर सभा की थी, और अब जो है 16 तारीख को एक बार फिर वो रोड शो करने वाले हैं। विजयनगर क्षेत्र में रोड शो करेंगे, और जो गुरु मंत्र है, जो जीत का मंत्र है, वो अपने जितने भी जो कार्यकर्ता हैं उनको देने वाले हैं। इस तरीके की पूरी सूचना है, पूरी जो खाका है वो इस बार तैयार कर लिया गया है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमान संभाले हुए हैं, जगह जगह रोड शो किए जा रहे हैं। उससे पहले 14 तारीख को ब्रजेश पाठक भी यहाँ रहने वाले हैं, जो बहरामपुर एरिया में रहेंगे, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार वो भी यहाँ पर जो है चुनाव का प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था कि स्टार प्रचारकों की जरूरत है। तो अब मुझे लग रहा है ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जब यहाँ पर किसी न किसी पार्टी का स्टार प्रचारक प्रचार करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार प्रयास में हैं, और जो लगातार उनसे बैठकें भी ले रहे हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं, और साथ ही उनको साफ निर्देश भी दे दिए गए हैं जो भी जनता की समस्या है उसको ध्यान से सुना जाए और उसको आगे से ध्यान रखा जाए। कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाए, लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट हुआ जाए। इस तरीके की बातें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कर दी हैं। अब 16 तारीख को एक बड़ा रोड शो गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रहेगा। तकरीबन 4 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और लोगों के साथ रोड शो में लोगों से बातचीत भी करेंगे और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। जी बिल्कुल अनिल, देखिए जितनी ही गंभीरता से और जिम्मेदारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला है, उतनी ही ज्यादा गंभीरता और लगातार अखिलेश यादव की तरफ से भी दिखाई जा रही है। चूंकि अखिलेश यादव भी किसी भी तरह की कोई चूक करने के मूड में नहीं है इस चुनाव को लेकर। उनको पता है एक नो बॉल बहुत भारी पड़ जाएगा। तो सपा की चुनावी कैंपेनिंग की अगर हम बात करें तो वो किस तरह से नजर आ रही है गाजियाबाद में? देखिए, सपा का पहला जो प्रदर्शन रहा है, अभी जो चुनाव गए थे उसमें प्रदर्शन काफी अच्छा रहा यूपी के अंदर। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें इस बार बढ़ी हुई हैं सपा के अंदर भी। जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उपचुनाव में भी एक बेहतरीन प्रदर्शन हमें करना है, जिसको लेकर अखिलेश यादव भी लगातार गाजियाबाद में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं उनको समझाया जा रहा है कोई भी ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो आम जनता नाराज दिखाई दे। इसीलिए लगातार जो चुनाव का प्रचार है वो लगातार जारी है। चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। लगातार जो है यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए जो तमाम पार्टियां हैं उनकी तरफ से जो लोग अब आ रहे हैं, स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले एक बड़ी सभा कर चुके हैं, उसमें कई करोड़ की सौगात गाजियाबाद की जनता को दे चुके हैं, और साथ ही युवाओं के लिए मोबाइल भी उनकी तरफ से बांटे गए थे। साथ ही छात्रों को उन्होंने उनकी तरफ से टैबलेट और लैपटॉप भी दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार इन तमाम चीजों का असर मुझे लग रहा है देखने को मिलेगा इस चुनाव में। हालांकि ये कहा जाता है ये जो सीट है वो बीजेपी के
पाले में ही जाती है। पर इस बार सपा भी कोई कम नहीं है, सपा भी लगातार जो है लोगों से इंटरेक्ट कर रही है और तमाम वादे सपा की तरफ से भी किए जा रहे हैं। यदि सपा की सरकार आती है, गाजियाबाद में सीट वो जीतते हैं, तो उनकी तरफ से भी तमाम ऐसे वादे किए गए हैं जिससे कि युवा आकर्षित हो। इन तमाम जो चीजें हैं वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं। और ऐसे में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है संजीव शर्मा, जो कि शहरी सीट से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है जनता का प्यार मुझे इस बार मिला है, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर खरा उतरूंगा। और लगातार जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन मिलता रहा है, इस बार भी उन्हें उम्मीद है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अनिल धन्यवाद आपका। और अब देखना यही होगा, चूंकि अभी 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 23 नवंबर को जब रिजल्ट सामने आएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहां की जनता विधायक के रूप में किसे देखना चाहती है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से जो गाजियाबाद का जातीय समीकरण है वो एक बार आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। यहाँ पर ब्राह्मण वोटर 80,000 हैं, SC वोटर 85,000 हैं। इसके साथ ही आपको बता दें जो ब्राह्मण वोटर हैं वो 80,000 हैं। तो इस तरह से जातीय समीकरण है। वैश्य वोटर जो हैं वो 65,000 हैं। गाजियाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं। यहां पर मुस्लिम वोटर 75,000 हैं। तो गाजियाबाद का ये जातीय समीकरण है। फिलहाल लगातार इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जी तोड़ कोशिश जो है वो की जा रही है। और अब अंबेडकर नगर का रुख करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, चुनाव प्रचार का जो दौर चल रहा है उसमें चुनावी माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें आपको, कटेरी विधानसभा क्षेत्र, ये माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इसमें खुद अपना कमान इसको संभाल रखा है। मुख्यमंत्री जी का दौरा फिर 15 तारीख को लगा लगातार चौथी बार उनकी जनसभा हो रही है। लगातार यहाँ पे जो जातीय समीकरण देखा जा रहा है, जातीय समीकरण भी यहाँ माने रखता है, क्योंकि जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो यहाँ के जो सांसद है उनकी वो पत्नी है सुभावती वर्मा। और उसमें जातीय समीकरण देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा जातीय समीकरण में दलित वोटों की ज्यादा वो है यहाँ पे। उसके बाद तो ब्राह्मण वोट है, फिर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है। ठीक है संदीप, आप जानकारी जो दे रहे थे वो कंटिन्यू करिए, आवाज आ रही है आपकी। जी बिल्कुल, यहाँ पे जातीय समीकरण को देखते हुए लगातार पे आप कोशिशें कर रही हैं। यहाँ पे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार सुखदेव जी यहाँ पे लगातार रुके हुए, लगभग 15 दिन से यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। लगातार मंत्रियों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है। कल समाजवादी पार्टी से एक रास्ता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव को यहाँ प्रभारी बनाया गया है। वो भी लगातार अम्बेडकर नगर जिले से दौरा कर रहे हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और फिर उसके बाद वहां के जो विधायक थे उन्होंने किस तरह से काम किया, उनके कामकाज को देखते हुए अब वहां की जनता अभी इस उपचुनाव में क्या माहौल उनके बीच नजर आ रहा है, क्या बदलाव की वो तस्वीर देखने को मिलेगी या फिर से जो है भरोसा जताते हुए नजर आएंगे, क्या इसको लेकर जानकारी है? संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक लालजी वर्मा हुआ करते थे, लगातार वो यहाँ से तीसरी बार विधायक चुने गए थे 2022 में, क्योंकि इससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर मंत्री नेताओं में गिने जाते। चलिए, तमाम जानकारी के लिए संदीप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार जिस तरह से उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है, तो इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो, कटहरी का जो जातीय समीकरण है वो अब आप समझिए 95,000 यानी कि सबसे ज्यादा SC वोटर हैं और ब्राह्मण वोटर 50,000 हैं यहाँ पर। इसके साथ ही कुर्मी की अगर हम बात करें, कुर्मी वोटर की, तो 45,000 हैं। क्षत्रिय वोटर 30,000 हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर SC वोटर हैं। और निषाद की अगर हम बात करें तो 30,000 वोटर हैं, 40,000 मुस्लिम वोटर हैं। और अब प्रयागराज का रुख करेंगे। प्रयागराज के फूलपुर सीट की अगर हम बात करें अमित, तो इस वक्त क्या कुछ चुनावी माहौल नजर आ रहा है? देखिए, प्रयागराज में इसमें माहौल एकदम गर्म है उपचुनाव को लेकर, जहां समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगाई हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं आके यहाँ पे जनसभा को संबोधित किया था। अभी एक बार फिर यहाँ पे आने वाले हैं, तो अभी
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस चीज की यहाँ पे लोगों को जो चाहते थे वो चीजें उनके मन में बोला कि माफिया, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से माफियाओं का आतंक था और अब माफिया या तो जेल में है या तो अब खत्म इस दुनिया में नहीं है, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखिए मिलेगा, क्योंकि प्रयागराज बहुत ज्यादा पीड़ित था माफियाओं से, चाहे अतीक हो चाहे विजय मिश्रा हो, ऐसे तमाम माफियाओं जो थे वो लोगों का जीना दुश्वार कर दिए थे। लोगों की जमीन कब्जा करना, मारना, पीटना, खुलेआम गुंडागर्दी प्रयागराज में हुआ करती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से ही यहाँ पे माफिया राज जो था वो खत्म हो गया और लोग अब आराम से चैन से सांस ले सकते हैं। और यही सबसे बड़ा मुद्दा प्रयागराज में इसमें बना हुआ है माफियाओं को लेकर। और साथ ही जो समाजवादी पार्टी है वो भी चाहती है, क्योंकि एक दशक पहले इस पे फूलपुर सीट पे समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन वो अब भाजपा के पाले में जा चुका है। तो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए भी समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। अखिलेश यादव भी आने वाले हैं, बहुत जल्द उनकी भी जनसभा यहाँ प्रयागराज में होगी। तो कांटे का बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, देखना होगा कौन किस पे भारी होता है। ये 20 तारीख को ही चुनाव जब होगा, वोटिंग होगी, और 23 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो पता चलेगा किसके सर में। अब 20 नवंबर और 23 नवंबर का सबको इंतजार है। तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आएगा, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि इन 9 सीटों पर किसकी जीत किसकी हार होती है, चूंकि सभी पार्टियों की तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है जीत के लिए। चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।